हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को पता होगा कि आज के डेट में कंपटीशन में एनसीईआरटी की वैल्यूज़ कितनी बढ़ गई है। जैसे हमारे बॉडीज़ में एक हार्ट की वैल्यूज़ होती है, उसी प्रकार कंपटीशन में एनसीईआरटीज़ बुक की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसीलिए मैं एनसीईआरटीज़ बुक्स की एक टॉपिक्स लेकर आई हूँ। वो टॉपिक्स है हमारा समाज विविधता से भरा। इसे हम डिस्कस करेंगे। हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ हमें विभिन्न तरह के लोग देखने को मिलते हैं। उनका रहन सहन, खान पान, पर्व त्योहार, भाषा, बोली सब कुछ अलग अलग होती हैं। हमारे आसपास का सामाजिक जीवन काफ़ी विविधताओं से भरा होता है। हमारे समाज में बहुत तरह के धर्म, जाति, संस्कृति, सारे अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। मीन्स बोला जाए तो हमारा जो समाज है वो विभिन्न विविधताओं से भरा हुआ है। हमारा देश, इसीलिए हमारे देश को बहुत अच्छे तरीके से बोला जाता है कि भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है। हमारे आसपास का सामाजिक जीवन पूर्णतः विविधताओं से भरा हुआ है और इसमें समाज सबसे पहले आता है। अब हम लोग समझेंगे कि समाज क्या है। तो समाज यह एक ऐसा समूह होता है जिसमें किसी भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न जाति, धर्म और संस्कृति के लोग एक साथ निवास करते हैं तथा अपनी रीति रिवाज व परंपराओं का निर्वहन करते हैं। मीन्स समझ लेंगे कि हम लोग एक समाज इसे बोलेंगे कि जहाँ पे एक ऐसा समूह, अब समूह किसे बोलेंगे, जिस जगह पे 2 या 4 लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं तो उसी को पूर्णतः हम लोग समूह बोलते हैं। और उसी समूह को जब बड़ा आकार ले लेती है, जब उसमें विभिन्न जाति, धर्म और संस्कृति के लोग एक साथ निवास करते हैं, एक साथ रहते हैं तथा अपनी रीति रिवाजों व परंपराओं का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान, उसी अलग अलग धर्म, रीति रिवाज सब कुछ होने के बाद भी सब एक साथ मिलकर गुजर करते हैं, तो उसे ही हम लोग समाज बोलते हैं। अब हम समाज में सबसे पहली इकाई देखा जाए तो हमारा परिवार होता है। एक परिवार से ही एक समाज का निर्माण होता है। और एक परिवार से बोला जाए तो आदमी क्या सीखता है, एक परिवार से ही हम लोग क्या सीखते हैं, अच्छी आदतें सीखते हैं, व्यवहार सीखते हैं, संस्कार सीखते हैं। इस प्रकार से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। परिवार द्वारा दी गई शिक्षा ही एक सुंदर समाज का निर्माण करता है। अब हम लोग परिवार से आगे बढ़ते तो हम लोग कहाँ जाते हैं, विद्यालय जाते हैं। विद्यालय में फिर हम लोग बहुत तरह से अच्छी अच्छी चीज़ों को समझते हैं, सीखते हैं। ये विद्यालय में विभिन्न तरह के जाति, धर्म, संस्कृति के लोग एक साथ मिलते हैं। जैसे कि वहाँ सारे एक बेंच पर अलग अलग धर्म के बच्चे बैठते हैं, अलग अलग संस्कृति के बच्चे बैठते हैं और सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए अग्रसर होते हैं। आगे कैसे बढ़ना है सारे लोगों को मिलकर, ये सब हम लोग सीखते हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे भौगोलिक विविधता हम लोग पढ़ लेते हैं। तो भौगोलिक में तो भारत का क्षेत्रफल देख लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत का उत्तरी सीमा वो हिमालय पर्वत से घिरी है। भारत की उत्तरी सीमा हिमालय पर्वत से घिरी हुई है। दक्षिण में हिंद महासागर पड़ता है। दक्षिण की ओर आएंगे तो आपको हिंद महासागर पड़ेगा। पूर्व में जाइएगा तो बंगाल की खाड़ी मिलेगी। हम पूर्व की ओर ज्यों ज्यों जाएंगे मुझे बंगाल की खाड़ी मिलेगी एंड पश्चिम में अरब सागर। पश्चिम की ओर जाएंगे तो क्या मिलेगा मुझे, अरब सागर। अब आप लोग समझ गए होंगे कि भारत की उत्तरी सीमा हिमालय पर्वत से घिरी हुई है, दक्षिण में हिंद महासागर से, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से तथा पश्चिम में अरब सागर से। अब हिमालय से सटे हुए क्षेत्रों में क्या हो गया, अत्यधिक ठंड पड़ेगी क्योंकि
हिमालय एक बर्फीली जगह है, इस वजह से वहाँ की शीतलहरें जब उठती हैं तो वहाँ से सटे सटे जितने भी क्षेत्र पड़ेंगे वहाँ क्या होगा, उसकी वजह से ठंड अधिक पड़ेगी। वहीं ज्यों ही हम राजस्थान की ओर मुड़ेंगे वहाँ गर्मी अधिक होती है। तो इसी से पता चलता है कि हमारा देश कितनी विविधताओं से भरा हुआ है। एक कंट्रीज में एक क्षेत्र है जहाँ बहुत अधिक ठंड पड़ती है, वहीं दूसरे स्टेट में हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, गर्मी अधिक पड़ती है। जैसे हम दिल्ली चले जाते हैं, हिमाचल प्रदेश चले जाते हैं, तो शिमला चले जाते हैं, वहाँ ठंड बहुत अधिक होती है। वहीं राजस्थान जैसे आते हैं वैसे ही गर्मी बहुत अधिक हो जाती है। यदि मेघालय में देखा जाए तो मेघालय के माउंटेन डैम में क्या होती है, दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र के रूप में हम किसको, माउंटेन डैम को जानते हैं। वहीं हम राजस्थान को किस रूप में जानते हैं, वहाँ सबसे कम वर्षा होती है। तो देख लीजिए, इंडिया में भारत में ही दो क्षेत्र ऐसा मुझे मिल रहा है कि एक माउंटेन डैम में वर्षा अधिक होती है, वहीं राजस्थान में क्या होती है, सबसे कम वर्षा होती है। अब यहीं देख लेते हैं, किसी किसी प्लेस में भारत में ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, कहीं विस्तृत मैदान है, कहीं बहुत बड़ा मैदान है, तो कहीं कहीं क्या है, ऊंचे ऊंचे पठार हैं, तो कहीं क्या है, तटीय क्षेत्र है। अब देख लेते हैं इसमें विविधताएं देख लेते हैं। लक्षद्वीप है वो अरब सागर में पड़ती है। लक्षद्वीप कहाँ पे, अरब सागर में। तथा अंडमान निकोबार द्वीप को देख लेते हैं तो ये कहाँ किस में पड़ती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में पड़ती है। लक्षद्वीप किस में मिलेगी, अरब सागर में स्थित है। एंड अंडमान निकोबार जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो आप समझ गए कि हमारा देश कितनी विविधताओं से भरा हुआ है। अब इसका हम धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता पे डिस्कस कर लेते हैं। दुनिया के 4 प्रमुख धर्मों का उद्भव स्थल भारत को माना जाता है। दुनिया पूरे विश्व में 4 प्रमुख धर्मों का उद्भव स्थल, जहाँ उसका उद्भव हुआ, वो जन्म हुआ, तो उसे हम किस देश को मानते हैं, तो भारत को मानते हैं। और वो धर्म कौन सा है, हिंदू धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया एंड बौद्ध धर्म हो गया। ये चारों धर्मों का उद्भव स्थल कहाँ माना जाता है, तो इंडिया को माना जाता है। किसे माना जाता है, भारत को। कौन कौन सा धर्म, तो हिंदू धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया एंड बौद्ध धर्म हो गया। अब इन सारे धर्मों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब इसके अलावा इस्लाम, ईसाई, पारसी तथा अन्य धर्म के लोग भी यहाँ रहते हैं। जैसे इंडिया में 4 धर्म का उद्भव हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ धर्म और बाहर से आए लोग भी यहाँ पे बस गए और लास्ट में यहीं पे रहने लगे। तो समझ लीजिए कि इंडिया में कितने सारे धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर आपस में रहते हैं और गुजर करते हैं। जैसे इस्लाम हो गए, ईसाई हो गए, पारसी हो गए, इन लोग भी यही रहते हैं। अब इन धर्मों के अंदर भी कई पंथ हैं, इन धर्मों के अंदर भी कई पंथ हैं जिसे हम डिस्कस करते हैं। अब देख लेते हैं हिंदू धर्म में कितने पंथ हैं। तो हिंदू धर्म में शैव हैं, शाक्त हैं, वैष्णव बड़ी संख्या में। हिंदू धर्म में कौन कौन से पंथ को माना जाता है, शैव होते हैं, शाक्त होते हैं, तब वैष्णव बड़ी संख्या में। अब इस्लाम का देख लेते हैं। इस्लाम में कौन हो जाएगा, शिया और सुन्नी। इस्लाम को 2 पंथों में विभक्त किया गया है, कौन कौन से, शिया एंड सुन्नी। अब आता है सिख में। तो सिख में भी 2 पंथों में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया नामधारी और दूसरा हो गया निरंकारी। सिख में भी 2 पंथ होते हैं, नामधारी और निरंकारी। अब जैन में आते हैं तो जैन में भी 2 पंथ पाया जाता है। कौन कौन सा देख लेते हैं, दिगंबर एंड श्वेतांबर। कौन कौन से हो जाएंगे, दिगंबर और श्वेतांबर। अब बौद्ध धर्म का देख लेते हैं। तो बौद्ध धर्म में भी 2 तरह के पंथ होते हैं, हीनयान और महायान। कौन कौन से बौद्ध धर्म में हो जाएंगे, हीनयान और महायान। अब हम लोग धार्मिक ग्रंथ पे चलते हैं कि ये सारे धर्म के लोग कौन कौन से ग्रंथ को मानते हैं। जैसे हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ, हिंदू का धार्मिक ग्रंथ कौन कौन सा हो जाएगा, वेद हो जाएगा, पुराण हो जाएगा, उपनिषद हो जाएगा, रामायण हो जाएगा तथा महाभारत हो जाएगा। हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ जैसा आप लोगों को रिमेम्बर होगा, कौन कौन सा होता है, वेद होता है, पुराण होता है, उपनिषद होता है, रामायण होता है एंड महाभारत होता है। अब इस्लाम का देख लेते हैं। इस्लाम में कौन कौन से धर्मावलंबी हो जाएंगे। तो इसमें इस्लाम में कुरान शरीफ को माना जाता है। इस्लाम वाले लोग किसे मानते हैं, तो कुरान शरीफ को। तथा
बाइबल किसका है? ईसाइयों का। ईसाइयों का देख लेते हैं। ईसाइयों का कौन सा हो जाएगा? बाइबल। एंड सिखों का कौन सा हो जाएगा? तो सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब। सिखों के लिए कौन सा हो जाएगा? गुरु ग्रंथ साहिब। तथा जैनियों के लिए, जैन लोग किस ग्रंथ को मानते? तो वो लोग आगम सूत्र को, जैन लोग आगम सूत्र को अनुसरण करता है। एंड बौद्ध लोग किसको करेगा? तो त्रिपिटक को। बौद्ध लोग किसे करेगा? तो त्रिपिटक को। जिस तरह हम लोग रामायण महाभारत उपनिषद को मानते हैं अपना धार्मिक ग्रंथ, उसी तरह से बौद्ध लोग त्रिपिटक को मानता है। एंड जेंदा अवस्था मानता है पारसियों को। एंड पारसी लोग जो है वो लोग जेंदा अवस्था को मानता है। पारसी लोग किसे मानता है? तो जेंदा अवस्था को। ये सबका पवित्र ग्रंथ है। अब हम पंथ को हम डाई चार्ट देख लेते हैं। फ्लो चार्ट बना करके भी आप लोगों के समक्ष लाए हैं, तो आप फ्लो चार्ट से भी समझ सकते हैं। पंथ एंड हिंदू में हो गया शैव, शाक्त एंड वैष्णव। इस्लाम में हो गया शिया एंड सुन्नी। सिख में हो जाएगा नामधारी एंड निरंकारी। जैन में हो गया दिगंबर एंड श्वेतांबर। बौद्ध में हो गया हीनयान एंड महायान। ग्रंथ के लिए भी मैंने फ्लो चार्ट बनाया है। तो ग्रंथ में पहला हिंदू का ग्रंथ देख लेते हैं। तो हिंदू में हो गया वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत। एंड इस्लाम का देख लेते हैं। इस्लाम का हो जाएगा कुरान शरीफ। एंड सिख का हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब। एंड जैन का हो जाएगा आगम सूत्र। जैन का क्या हो जाएगा? आगम सूत्र। एंड बौद्ध का त्रिपिटक। ईसाई का बाइबल हो गया। एंड पारसी का क्या हो जाएगा? जेंदा अवस्था। सॉरी गाइस, एक्चुअली पेज छोटा होने के कारण थोड़ा सा आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड फील होगी, बट समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हम लोग आगे इनके भारत में कितने तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं इन सब को देख लेंगे। जैसे हमारा देश अनेक जातियों का देश है। यहाँ की पूजा पद्धति, रीति रिवाज सब में विभिन्नता पाई जाती है। एक ही गांव में रहने वाले विभिन्न धर्म एवं जाति के लोगों की जीवन पद्धति भी अलग अलग होती है। एक गांव में बहुत सारे धर्म के लोग होते हैं, लेकिन उनकी जीवन पद्धति भी अलग अलग होती है। फिर भी सारे एक साथ मिलकर आराम से गुजर बसर करते हैं, आराम से रहते हैं। किन्हीं को किसी चीज़ को लेकर समस्याएं नहीं होती हैं। आराम से एक दूसरे के साथ खुशी बांटते हैं और रहते हैं। जैसे भारत त्योहारों का देश है। जैसे कौन कौन से त्योहार भारत में मनाते हैं? तो दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं, ईद मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, इत्यादि बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं। इनके अलावा देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय त्योहारों की प्रधानता है। जैसे हमारे देश में तो ये सब मेन फेस्टिवल्स हो गया, दिवाली, होली, दुर्गा पूजा, ईद, क्रिसमस। बट इसके अलावा देश में विभिन्न क्षेत्र आप लोग समझ सकते हैं। छोटे छोटे सेक्टर को ही हम लोग क्षेत्र बोलते हैं, छोटे छोटे क्षेत्र। अब छोटे छोटे क्षेत्रों में भी कुछ प्रधानता होती है त्योहार को लेकर के। जैसे झारखंड को लेकर के, तो झारखंड में क्या होता है? यहाँ पे आदिवासी लोगों की बहुलता बहुत ज़्यादा मात्रा में झारखंड में, तो इसलिए नेचर से रिलेटेड यहाँ पे फेस्टिवल मनाया जाता है। प्योर नेचर, जैसे सरहुल हो गया, कर्मा हो गया, दसई हो गया, सोहराय हो गया एवं टूसू पर्व बड़े उत्साह से झारखंड के लोगों द्वारा मनाए जाते हैं। यहाँ पे कुछ लोग मंडप पूजा की परंपरा का भी निर्वहन करते हैं। झारखंड में देखा गया है कि मंडप पूजा को भी बड़े उत्साह से कुछ लोग मनाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि झारखंड में कौन कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो सरहुल मनाया जाता है, कर्मा मनाया जाता है, दसई मनाया जाता है, सोहराय मनाया जाता है, टूसू पर्व। और कुछ लोग बड़े सौहार्द से मंडप पूजा भी करते हैं। अब हम पंजाब का देख लेते हैं। तो पंजाब में क्या होता है? बैसाखी मनाया जाता है। पंजाब में कुछ लोग बैसाखी मनाते हैं। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। महाराष्ट्र में क्या मनाया जाता है? तो गुड़ी पड़वा। एंड बिहार में बिहारी लोग क्या छठ मनाते हैं। बिहार में बड़ी उत्सुकता के साथ छठ मनाई जाती है। असम में बिहू को उसी तरह से वैल्यूज प्रदान की जाती है। असम में कुछ क्षेत्रीय लोग क्या बिहू मनाते हैं। तमिलनाडु में पोंगल बड़े उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। एंड केरल में आएंगे तो केरल में ओणम
केरल में ओणम बहुत ही मस्त तरीके से मनाया जाता है। तो हम लोग देख लें कि जिस तरीके से क्षेत्र बदलते उसी प्रकार से उसका पर्व त्योहार भी बदल जाता है। जैसे कि झारखंड में आप देख लिए, झारखंड में क्या क्या मनाया जाता है। सरहुल मनाया जाता है, कर्मा मनाया जाता है, दशई मनाया जाता है एवं टूसू पर्व मनाया जाता है बड़े उत्साह के साथ। कुछ लोग मंडप पूजा भी करते हैं। पंजाब में बैसाखी मनाई जाती है क्योंकि वहाँ सिख लोगों की बहुलता है, इसलिए वहाँ बैसाखी मनाई जाती है। एंड महाराष्ट्र में क्या गुड़ी पड़वा मनाता है। बिहार में छठ पूजा होती है बड़े धूमधाम से। असम में बिहू मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है तथा केरल में ओणम मनाया जाता है। अब विभिन्न समाजों में खुशी का इजहार नृत्य के द्वारा भी किया जाता है। जैसे हमारे देश में जब बहुत ही खुशी का पर्व हो, बहुत ही खुशी का दिन हो, तो लोगों को पता है नृत्य के द्वारा भी उत्साह पूर्वक आगे बढ़ाया जाता है। नृत्य करके भी अपनी खुशी का इजहार करते हैं। नृत्य मीन्स आप लोग ऐसा समझिए डांस, नाच गान। तो इसे राज्य के अनुसार मैं फ्लो चार्ट बनाकर लाई हूँ, हर एक राज्य का अलग अलग नृत्य। जैसे अब राज्य से देख लेते हैं झारखंड। तो झारखंड में क्या होता है, छऊ होता है, पाइका होता है, कर्मा होता है, शहरुल होता है, डमकच होता है एंड झूमर। झारखंड में छऊ, पाइका, कर्मा, सरहुल, डमकच एंड झूमर नृत्य बहुत ही खुशीपूर्वक की जाती है। एंड असम में आएंगे तो यहाँ पे असम में देख लेते हैं। असम में क्या हो जाता है, बिहू हो जाता है। गुजरात में गरबा और एंड डांडिया, गुजरात में गरबा और डांडिया खेला जाता है। केरल में देख लेते हैं। केरल में मोहिनीअट्टम एंड कथकली। केरल में क्या हो जाएगा, मोहिनीअट्टम एंड कथकली। केरल में देख लीजिए, आप लोगों को फ्लो चार्ट समझने में दिक्कत होगी, मैं बता रही हूँ। केरल में मोहिनीअट्टम हो गया एंड कथकली। अब आता है ओडिशा। ओडिशा में देख लेते हैं, ओडिशा में क्या होता है, ओडिसी नृत्य की जाती है। ओडिशा में क्या हो गया, ओडिसी। एंड स्टेट ज़्यादा होने के कारण मुझे लाइन ऐसे खींचना पड़ेगा। एक्चुअली मेरे पास ब्लैक बोर्ड अवेलेबल नहीं है, तो फिलहाल मैं पेज से ही पढ़ा रही हूँ, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब हम पंजाब का देख लेते हैं। तो पंजाब में भांगड़ा होता है। पंजाब में क्या भांगड़ा किया जाता है। मणिपुर में मणिपुरी की जाती है। एंड तमिलनाडु में भरतनाट्यम किया जाता है। तमिलनाडु में क्या होता है, भरतनाट्यम। उत्तर प्रदेश में कथक होती है, उत्तर प्रदेश के लोग कथक करते हैं। एंड नागालैंड के लोग क्या करते हैं, चांगलो। नागालैंड के नृत्य को क्या बोला जाता है, चांगलो बोला जाता है। अब हम लोग खान पान की विविधता देख लेते हैं। हमारे देश में विभिन्न तरह के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म, जाति, संस्कृति के लोग रहते हैं, तो यहाँ के खान पान भी कुछ अलग होंगे, जिसे हम आराम से देख लेते हैं। अब खान पान पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत के विभिन्न प्रदेशों और क्षेत्रों में खान पान में भी अंतर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जाति, धर्म, संस्कृति के लोग रहते हैं, तो सारे लोगों का तो एक जैसा तो रहेगा नहीं। तो जैसे जैसे क्षेत्र बदलता है वैसे वैसे वहाँ की खान पान भी बदल जाती है। और इसमें जनरली ये बोला जाता है कि खाद्य पदार्थ की आदत ऐसे पड़ जाती है कि किसी विशेष स्थान पर उसकी उपलब्धता पर निर्भर करती है कि किस स्थान पे कौन सी चीज़ बहुत मात्रा में उपलब्ध है, उसी के अनुसार लोग वहाँ के उस चीज़ों को खान पान में बदल लेते हैं। जैसे झारखंड में पिठा बड़े उत्सुकता के साथ खाई जाती है। धुसका बनाया जाता है, बर्रा बनाया जाता है, छिलका रोटी, ढकनी रोटी एंड मड़वा रोटी। इन सब जैसे पिठा, धुसका, ये सब चावल यहाँ पे बहुलता में पाई जाती है, तो कुछ लोग इसको पिठा में बना लेते हैं, धुसका बना लेते हैं, बर्रा बना लेते हैं, छिलका रोटी, ढकनी रोटी, मड़वा रोटी। तो ये सब यहाँ के क्षेत्रीय लोगों का खान पान है। एंड पंजाब में जैसे ही आप जाते हैं, पंजाब में क्या होता है, सरसों के साग के साथ रोटी वहाँ का बहुत ही प्रिय भोजन है। क्या है, सरसों के साग के साथ रोटी पंजाब के लोगों का प्रिय भोजन है। क्योंकि वहाँ पे रोटी, क्योंकि वहाँ पे आटा बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, गेहूँ बहुत ज़्यादा उपजाया जाता है, इस वजह से वहाँ के लोगों का फेवरेट खाद्य पदार्थ में रोटी हो जाता है, और उसके साथ उन लोगों को सरसों का साग पसंद है। अब ज्यों ही हम गुजरात में जाएंगे तो वहाँ क्या, ढोकला। गुजरात के लोगों को ढोकला बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इस वजह से वहाँ का क्या खाद्य पदार्थ में ढोकला आता है। महाराष्ट्र जैसे आप जाएंगे तो वहाँ पे
बड़ा पाव आपको मिल जाएगा। महाराष्ट्र के लोग बड़ा पाव बड़े चाव से खाते हैं। केरल में तो केरल में अवियल बहुत अच्छे से खाया जाता है। केरल में क्या, अवियल। एंड जैसे ही हम आगे स्टेट की ओर बढ़ेंगे, जैसे दक्षिण भारत, साउथ की ओर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको डोसा, इडली व सांभर बड़े प्यार से खिलाया जाता है। वहाँ के लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। क्या क्या, डोसा, इडली और सांभर, दक्षिण भारत की ओर। जैसे ही आंध्र प्रदेश जाएंगे तो आंध्र प्रदेश में हैदराबादी बिरयानी एंड हलीम। आंध्र प्रदेश में क्या खाया जाता है, हैदराबादी बिरयानी एवं हलीम। ये बहुत ही चाव से वहाँ खाया जाता है। एंड नागालैंड में जैसे ही हम जाएंगे तो नागालैंड में मोमोज, नागालैंड के लोग मोमोज को बड़े प्यार से खाते हैं। एंड जैसे सिक्किम में जाएंगे तो सिक्किम के लोग भी मोमोज बड़े चाव से खाते हैं। दिल्ली जैसे जाएंगे तो दिल्ली में तंदूरी चिकन फेमस है, वहाँ के लोग तंदूरी चिकन बड़े पसंद करते हैं। एंड बंगाल में जैसे जाएंगे तो बंगाल के लोग मछली भात, जैसे कि बंगाली लोग तो फेमस ही है मछली भात खाने के लिए। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हमारा क्षेत्र बदलता है, वैसे वैसे वहाँ का खान पान, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा सब कुछ बदल जाता है। वहाँ का भाषा वैसे वैसे बदलते चले जाते हैं जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आप लोगों को तो पता ही होगा कि भारत एक बहुभाषी देश है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा धर्म के लोग रहते हैं। तो ऑब्वियस है कि वो लोग भाषा भी अलग अलग बोलते होंगे। तो भारत क्या एक बहुभाषी देश है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे भाषा का प्रयोग किया जाता है। आप लोग को पता होगा कि हमारे देश में क्या कहीं भी जब 100 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो 100 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है, ऐसा है यहाँ। तो हम जैसे जैसे हम 100 किलोमीटर की दूरी पार करेंगे तो हम मुझे भाषा में भी अंतर देखने को मिलेगा। तो हमारे देश में अभी तक 1700 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। देखा जाए तो इंडिया में कितना 1700 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। आप लोगों को पता होगा कि संविधान में कितनी 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियों में से 8वीं अनुसूची है, उसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। हमारे